इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है। नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। फ्रांस ने जिस प्रकार से एक अफ्रीकन कंट्री के ऊपर आज हमला किया और अफ्रीकन कंट्री में पनप रहे कुछ टेररिस्ट सेंटरों के ऊपर हमला करके वहाँ 50 से 100 आतंकवादियों को अल्लाह के दरबार 72 हूनों के पास पहुँचा दिया, वो काबिल तारीफ़ है। फ्रांस ने अपनी ही कॉलोनी रहे, कभी मैं आपको बता दूं कि अफ्रीका में फ्रांस का बड़े हिस्से में कब्जा था। और फ्रांस जैसे हमारे यहाँ एशिया में मोस्टली कंट्री कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों के कब्जे में थे, वैसे ही कभी अमेरिका के हिस्से जो फ्रांस के कब्जे में थे और अफ्रीका के बहुत सारे कंट्री जो फ्रांस के कब्जे में थे। फ्रांस के कब्जे में रहा बर्किना फासो, एक कंट्री है। बर्किना फासो पर जिस प्रकार टेररिस्ट कैंप लगाने के पीछे से आरोप लगते आ रहे थे और ये कहा जा रहा था कि वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान और टर्की से इन्फ्लुएंस में या वहाँ से आतंकवादियों का प्रशिक्षण ले रहे या वह प्रशिक्षक वहाँ से लेकर आतंकवादियों को आतंक सिखा रहे और संसार में इस्लाम के नाम से इस्लामिक चरमपंथ को बढ़ावा दे रहे थे, वो सोचने योग्य बात थी। इस पर पूरे वर्ल्ड में बड़ी ऑर्गेनाइजेशन और इंटेलिजेंस रिपोर्टें दे रहा था कि देखिए अफ्रीका में बड़ी तेज़ी से आतंकवाद फैल रहा है और एक आतंकवादी जिहादी मानसिकता के लोग वहाँ तैयार किए जा रहे हैं। लेकिन ये बात आसानी से समझ में लोगों के नहीं आ रही थी। फ्रांस में जो हमले हुए, उन हमलों में बर्किना फासो में पल रहे या वहाँ के कैंपों से तैयार जिहादियों का पीछे से सपोर्ट माना गया, या वो वहाँ ट्रेनिंग लेकर आए, या जो भी प्रकरण वहाँ से निकला हो। मैं आपको बता दूं, इन सारे प्रकरण में फ्रांस ने बड़ी मुस्तैदी से आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की प्रतिज्ञा ली थी। मैक्रोन, जिन पर पूरे विश्व का दबाव होने के बावजूद वो पीछे नहीं हटे और उन्होंने कहा कि नहीं, इस्लामिक चरमपंथ हमारे कंट्री को इफेक्ट नहीं डाल सकता और हम इसको रोक कर रहेंगे, चाहे हमको कुछ भी करना पड़े, और हमारे नागरिकों की सुरक्षा करना ये मेरी जिम्मेवारी बनती, इसीलिए मैं राष्ट्रपति बना हूँ और इसीलिए हमारा चुनाव हुआ है। अगर मैं अपने नागरिकों की सुरक्षा नहीं कर सकता तो किस लिए मैं प्रधानमंत्री बनकर बैठा हूँ और किस लिए यह देश है। वो नागरिकों की सुरक्षा किसी भी आगामी हमले के लिए रही हो या हमला किया जाता हो। फ्रांस में हमको याद होगा कि एक बार 3 लोगों की हत्या हुई, फिर एक बार टीचर की हत्या हुई जिसने चार्ली हेब्डो के ऊपर हमला किया गया, जिसने प्रॉफिट मोहम्मद का एक कार्टून बनाया था, ऐसा कहा गया। हालांकि वो कार्टून मैंने देखा, उसमें प्रॉफिट मोहम्मद का नाम कहीं से भी नहीं लिखा हुआ था और उनके बहुत सारे कार्टून जिन पर वो एक मुल्ले वाला, दाढ़ी वाला एक व्यक्ति जो पगड़ी लगाए हुए वो दिखाई देता था। अंदर चार्ली हेब्डो के उस एपिसोड में, उस मैगजीन में अंदर मोहम्मद के ऊपर कोई स्टोरी लिखी हुई, तो लोगों ने अंदाज़ा ये लगाया कि प्रॉफिट मोहम्मद का कार्टून फ्रंट पेज पर छापा गया क्योंकि मेन स्टोरी प्रॉफिट मोहम्मद पर थी। इस बात को भड़काने वालों ने सही से भड़काया और भड़कने वालों ने फ्रांस में हमला कर दिया। अभी फ्रांस में जब वही मैगजीन 1 वर्ष के बाद जब मुकदमा शुरू हुआ, तो मुकदमा शुरू होने की तारीख से पहले उस मैगजीन ने फिर ऐलान किया और उसने कहा कि मैं इसको इसलिए छापूंगा क्योंकि जो कारण है इस मुकदमे का वो मुझे छापना पड़ेगा, और पहले से अनाउंसमेंट करके रखा। कुछ लोग मैक्रोन के पास गए और उन्होंने उनसे आह्वान किया कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। इस बात को लेकर मैक्रोन ने कहा, दीज आर द फंडामेंटल राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन इन माई कंट्री, सो डिस्कशन ऑन द रिलीजन इज ऑल्सो पॉसिबल। यानी कि रिलीजन पर, संप्रदाय पर भी हमारे देश में कभी भी डिस्कशन करने पर कोई मनाही नहीं है। इसलिए चार्ली हेब्डो अगर कोई बात लिखता है और कोर्ट की रिपोर्टिंग वो करता है तो मैं नहीं समझता कि इसमें कुछ गलत है और इसको रोका जाना चाहिए। फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार किसी भी रिलीजन को कोई स्पेशल स्टेटस प्रोवाइडेड नहीं है, इसलिए हम सब एक से हैं और हमारे देश में एक सा कानून चलेगा। हमारे देश में इस्लामिक कानून नहीं चलेगा। हमारे देश में जो कानून का कॉन्स्टिट्यूशन है, जो फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन है, वो चलेगा। इस बात को देखते हुए टर्की में एर्डोजो ने बड़ा स्टेटमेंट दिया और कहा कि फ्रांस के राष्ट्रपति की बुद्धि सटक गई है। जैसे ही टर्की का ऐसा कहना था तो संसार में मुस्लिम कंट्रीज, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशनें जो एर्डोजो को खलीफा मानने लगी हैं कि वो संसार के अग्रणी व्यक्ति हैं, वहाँ प्रदर्शन शुरू हो गए। सऊदी अरेबिया ने टर्की के ऊपर प्रतिबंध लगा दिए, पाकिस्तान के ऊपर प्रतिबंध लगा दिए। पाकिस्तान अकेले टर्की के साथ खड़ा दिखाई दिया।
ये सारा प्रकरण जब चला तो मुस्लिम जगत भी दो धड़ों में टूटा दिखाई पड़ा। एक वो बड़ा हिस्सा जो सऊदी अरब के पक्ष में खड़ा था और कुछ एक दो कंट्री जो टर्की के पक्ष में खड़े थे। हालांकि विरोध करने वाले कंट्रियों में पाकिस्तान और बांग्लादेश में खुलकर विरोध हुआ। हिंदुस्तान के भी कुछ नॉन बीजेपी शासित स्टेटों के अंदर इस प्रकार के प्रदर्शन किए गए और एर्डोजो को खलीफा दिखाया गया। फ्रांस के राष्ट्रपति ने उसके बावजूद स्टेटमेंट दिया। उनके स्टेटमेंट के बाद एक 3 लोगों की हत्या कर दी गई चाकू से। इस बात को ध्यान में रखते हुए फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने मस्जिदों और मदरसों पर बैन लगा दिया, उन पर जांचें बिठा दी, उन पर इन्वेस्टिगेशन बिठा दी। आखिर ये मानसिकता कहाँ से रही? कहीं तो पैदा हो रही होगी, कहीं तो पनप रही होगी, कोई तो समझा रहा होगा, किसी भी नाम से समझा रहा हो, चाहे रिलीजन के नाम से, कहीं तो होगा। मैक्रोन के ऐसे कदम के बाद मुस्लिम जगत में प्रोटेस्ट और बढ़े। मैक्रोन ने फिर भी हमेशा से कहा कि मैं आतंकवाद से पीछे हटने वाला नहीं हूँ, आतंकवाद से मैं मुस्तैदी से लड़ूंगा और इसीलिए मैं राष्ट्रपति यहाँ का बनाया गया हूँ। वहाँ फ्रांस की इंटेलिजेंस एजेंसियाँ लगातार काम कर रही होंगी, नो डाउट। नाइजर और माली और तीसरा देश बर्किना फासो। तो नाइजर, माली और बर्किना फासो का जो नाइजर का बॉर्डर है, उस बॉर्डर पर कुछ आतंकवादी टेंट लगे हुए थे, जहाँ से ये सूचना मिली कि यहाँ से तैयार करके ये जिहादी भेजे गए थे फ्रांस में, या यहाँ से उनको कहीं गाइडलाइन मिल रही थी। तो मैक्रोन की एयरफोर्स ने सबसे पहले, या मैक्रोन सरकार ने माली की सरकार से बात की, माली को अपने फेवर में लिया और माली के सहयोग से मैक्रोन की एयरफोर्स यानी कि फ्रांस की एयरफोर्स ने बर्किना फासो पर एयर स्ट्राइक कर दिया। उस एयर स्ट्राइक में अलकायदा के कैंप नष्ट किए गए। एक अनुमान के मतलब, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही वो किया गया है, इसलिए भी पूरी सूचना नहीं है। पूरी सूचना रात तक देर तक आएगी या कल सुबह आएगी। लेकिन अभी जो सूचना आई, उस सूचना के अनुसार 50 से 100 आतंकवादी ढेर हुए हैं एयरफोर्स स्ट्राइक में। मैं आपको बता दूं कि भारत ने अपने ही हिस्से जो पाकिस्तान के इलीगल कब्जे में है, पाकाकोट जम्मू कश्मीर के एबोटाबाद में, भारत ने और बालाकोट में भारत ने जिस प्रकार से हमले किए, पाकाकोट जम्मू कश्मीर में एयर स्ट्राइक, और उससे पहले भारत ने वहाँ सर्जिकल स्ट्राइक की। हालांकि कारण कोई और रहा होगा। जानकारों का कहना है कि हिंदुस्तान ने अपनी प्रिपरेशन कर रहा था, चूँकि पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के कुछ हमले पुलवामा जैसे कर दिए थे। उन अटैकों के बाद हिंदुस्तान को अवसर और मिल गया और उस अवसर का लाभ उठाते हुए हमने पहले सर्जिकल स्ट्राइक किया, फिर एयर स्ट्राइक किया, और ये जानकार बताते हैं कि ये प्रैक्टिस थी गिलगित बाल्टिस्तान को वापस लेने की। हालांकि अगर गलवान ना हुआ होता और चीन सामने ना आया होता तो शायद वो हिस्सा अब तक आ चुका होता, क्योंकि जो जानकार हैं वो ये कहते हैं कि सर्दियां आने से पहले वो हिस्सा भारत में एडमिनिस्ट्रेशन उसका होना था। लेकिन एयर स्ट्राइक का जो रास्ता दिखाया और सर्जिकल स्ट्राइक का जो रास्ता दिखाया, हालांकि सबसे पहले ये रास्ता यूएस ने दिखाया, उसने वहाँ से आकर यहाँ पर हमले किए और उन हमलों में पाकिस्तान में छुपे हुए आतंकवादियों की गिरफ्तारी करके उनको समुद्र प्रवाह करवाया। मैं आपको बता दूं, ये रास्ता इसके बाद भारत ने अडॉप्ट किया। चूंकि यूएस है, लेकिन भारत जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री ने जब अडॉप्ट किया तो पूरे विश्व ने उसको सपोर्ट किया। पाकिस्तान सब जगह चिल्लाया, फिर भी पूरे विश्व ने कहा कि नहीं, अपनी सिक्योरिटी करना, इंटरनल सिक्योरिटी करना, देश की सुरक्षा करना, ये हिंदुस्तान की सरकार का अधिकार बनता है, और भारत की सरकार अगर ऐसा करती है तो इसको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी उनका अधिकार है। ये जो रास्ता मोदी जी ने दिखाया संसार को, उस रास्ते पर मैक्रोन आज चल दिए हैं। तो ये कहा जाए कि मैक्रोन वही कर रहे हैं जो मोदी जी आज से 1.5 साल 2 साल पहले कर चुके हैं। मोदी जी की एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक भारत ही नहीं, संसार में एक इलस्ट्रेशन है कि अपने नागरिकों की सुरक्षा करने के लिए दुश्मन को कैसे मारा जाए। सहयोग पड़ोसी कंट्रियों से ज़रूर चाहिए होता, तो माली के साथ फ्रांस ने कुछ वार्ता की और माली ने अपने एयरबेस प्रोवाइड किए। उन एयरबेस की सहायता से फ्रांस ने बर्किना फासो के कैंपों पर हमला कर दिया। मैं आपको बता दूं कि बर्किना फासो सन 1960 तक फ्रांस की ही कॉलोनी था। जैसे भारत
इंग्लैंड की कॉलोनी था वैसे ही फ्रांस की कॉलोनी था। 1956 में ये एक ऑटोनोमस बॉडी बनाई गई थी और 1956 की ऑटोनोमस बॉडी के बाद 1960 में इसको पूर्ण रूप से इंडिपेंडेंट कर दिया गया और उसके बाद से ये अभी तक इंडिपेंडेंट है, लेकिन वो लगता है कि अपने आप को संभाल नहीं पाए, आतंकवादी कैंपों को भी संभाल नहीं पाए। बर्किना फासो इसका नाम 1984 में डाला गया। 1984 से पहले इसका ओरिजिनल नाम हुआ करता रिपब्लिक ऑफ अपर वोल्टा। ये 11 दिसंबर 1958 को सेल्फ गवर्निंग कॉलोनी बना था फ्रेंच कम्युनिटी में और 5 अगस्त सन 1960 को ये पूर्ण इंडिपेंडेंट इसको मिली थी और 1984 में इसने एक रेजोल्यूशन पास करके अपना नाम बदला और अब बर्किना फासो इसका नाम रखा। उससे पहले इसका नाम मैंने जैसे आपको बताया रिपब्लिक ऑफ अपर वाल्टा था। फ्रांस की ही कॉलोनी थी, इसलिए उनको बहुत आइडिया था और उनको उसके विषय में भी अंदर इंटरनल डेटा रहा होगा। लेकिन इस समय विश्व में आतंकवाद से लड़ना ये संसार के हर एक कंट्री की जिम्मेवारी बनती है। अगर आतंकवाद किसी पार्टिकुलर रिलीजन के नाम से आता है तो उस रिलीजन की उस पार्टिकुलर आतंकवादी परिस्थिति को किल करना पूरे विश्व की जिम्मेवारी बनती है। अगर आज विश्व ने रिएक्ट ना किया तो ये संभव है कि पूरे विश्व के एक एक बच्चे को, एक एक मोहल्ले को ये आतंकवाद प्रभावित करेगा। हालांकि मैंने आपको बताया था कि अटल बिहारी वाजपेयी ने यह बात 2001 में आगाह कर दी थी विश्व को और उन्होंने साथ में कहा भी था कि अभी आपको समझ नहीं आ रहा है, आपके साथ जब बीतेगी तब आपको समझ में आएगा कि इस्लामिक चरमपंथ क्या चीज़ है। हिंदुस्तान उस समय कहता था कि हम पिछले 20 से 30 वर्षों से लड़ रहे हैं इस्लामिक चरमपंथ से, इसलिए आपको अभी समझ नहीं आएगा जब तक ये चरमपंथ आपके घर तक नहीं आ जाएगा और आप इससे प्रभावित नहीं होंगे। वाजपेयी जी की बात कहे हुए फिर 20 वर्ष भी पूरे नहीं हुए थे और विश्व पूरा का पूरा सबसे पहले तो अगले वर्ष ही अमेरिका में हो गया और अब पूरे विश्व के हर एक कंट्री में जो अपने आप को डेमोक्रेटिक कंट्री कहता है वो इस्लामिक चरमपंथ से कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से प्रभावित है। जितना ज़्यादा ह्यूमन राइट, जिस कंट्री ने ह्यूमन राइट के किस्से गाए सबसे ज़्यादा प्रभावित वही कंट्री है और जिनने ह्यूमन राइट के किस्से गाने के बजाय आतंकवाद को वहीं से जड़ से समाप्त कर दिया, वहीं किल किया, ओपर फायर किया। जैसे मैं चाइना की इलस्ट्रेशन दूँ कि उइगर मुसलमानों के उठने से पहले ही उन्होंने उनको अंडरग्राउंड कर दिया और उनको बेस बनाकर 20 मंजिल गहरे बेस बनाकर उनको वहाँ पर काम पर लगा दिया। आज पूर्वी तुर्किस्तान, जिसको आप आज जिनजियांग मानते हैं, शिनजियांग मानते हैं, वो पूर्व तुर्किस्तान पूरा का पूरा कंट्री चाइना ने ख़त्म कर लिया, क्योंकि ये पक्की बात है कि फन उठाए उससे पहले उसको कुचल देना चाहिए। हालांकि कुछ कंट्रियों ने उनका सपोर्ट करके वो फन कुचलने के बजाय उनको सपोर्ट किया और ह्यूमन राइट के नाम से वहाँ डेमोग्राफी चेंज हुई। आज जब इस्लामिक जगत वहाँ ज़्यादा बढ़ गया है तो उन देशों के रोकने का नहीं, इसलिए पूरे संसार के कंट्रीज़ जो खासतौर से यूरोपियन कंट्री हैं वो आज ये कहने लगे हैं, जैसे वियना का हमला हुआ आज सुबह, मतलब कल रात को, वहाँ की कल रात, हमारे यहाँ का आज सुबह, वियना के हमले में ऑस्ट्रिया के साथ पूरा विश्व के यूरोपियन कंट्री खड़े दिखाई पड़े। जर्मनी जो स्टेटमेंट नहीं देता था वो खुलकर खड़ा दिखाई दिया। फ्रांस तो इस समय लड़ ही रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, उस समय पोलैंड जैसे देश हुआ करते थे जिन्होंने अरब कंट्रीज में सताए हुए परसिक्यूटेड लोगों को एंट्री देने से ही मना कर दिया था। जिन कंट्रियों ने भी ये इस्लामिक परसिक्यूटेड लोगों को शरण दी वो कंट्री सब आज मुसीबत में झिले हुए हैं। भारत में भी ये आह्वान किया गया था CAA के कानून के दौरान, यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के दौरान, कि परसिक्यूटेड कम्युनिटी ऑफ पाकिस्तान और इन बांग्लादेश को भी भारत में शरण देनी चाहिए। भारत सरकार ने साफ कहा, क्योंकि ये कंट्री इस्लामिक नाम से बने थे, इसलिए इस्लाम के नाम से बने हुए कंट्रियों के लोगों में अगर कोई इस्लामिक परसिक्यूशन नाम का शब्द इस्तेमाल होता है तो वो हमारे देश के लिए अच्छा नहीं, इसलिए हम उनको शरण नहीं दे सकते। इस बात को लेकर पूरे देश में प्रोटेस्ट हुए, लगभग 6 महीने तक देश बंद रहा, लेकिन भारत सरकार उनके आगे झुकी नहीं। भारत सरकार ने जो प्रण लिया था वो पूरा किया। CAA के में जो हिंदू वहाँ से परसिक्यूटेड थे उनको शरण दी गई, लेकिन मुस्लिम परसिक्यूटेड किसी भी उनकी सेक्ट के लोग रहे हों उनको किसी प्रकार से भारत में स्थान देने से भारत सरकार ने मना कर दिया था, बिल्कुल पोलैंड की तर्ज पर। क्योंकि भारत को आतंकवाद से लड़ते हुए 30 या 50 साल हो चुके हैं, हम ये कहें, खासतौर से सन 1970 से, लेकिन हम इस्लामिक चरमपंथ से लड़ रहे हैं पिछले 1000 वर्ष से।
1000 वर्ष से भारत में इस्लामिक इन्वेजन के बाद भारत कभी खुलकर स्वतंत्र हो ही नहीं पाया। अगर हम कहें सही मायनों में अगर भारत स्वतंत्र हुआ तो 2014 के बाद हुआ, और 2014 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उसने एक्शन लेने शुरू किए, और वो एक्शन लेते समय अब भारत दो हिस्सों में, चाहे बड़ा चाहे छोटा ग्रुप हो, लेकिन भारत दो हिस्सों में, एक टॉलरेंट एक इनटॉलरेंट ग्रुप्स में खड़ा हुआ है। राष्ट्रवादी वर्सेस देश विरोधी शक्तियों में खड़ा हुआ है। पॉलिटिकल पार्टी भी कुछ ऐसी खड़ी दिखाई देती हैं, लेकिन भारत सरकार भी मैक्रोन की तरह, फ्रांस की सरकार की तरह दृढ़ता से लड़ रही है। आज भारत से सबक लेते हुए फ्रांस ने भी, चूंकि मैक्रोन और मोदी की बहुत अच्छी पटती भी है और बहुत अच्छी दोस्ती है, और चाइना से लड़ने के लिए मैक्रोन ने हमें अर्ली राफेल सप्लाई किया और बहुत सारे इक्विपमेंट सप्लाई करना शुरू किया। इससे लगता है कि फ्रांस के राष्ट्रपति मोदी के जो तरीके हैं एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक से, उनसे बड़े प्रभावित हैं। इनके दिशा निर्देश पर, इनके मार्गदर्शन में वो बहुत कुछ कर रहे हैं। मुझे लगता है कि फ्रांस का एक अच्छा कदम है और सारे संसार को इसको फॉलो करना चाहिए कि आतंकवादी ट्रेनिंग सेंटर जहां कहीं भी हों दूसरे कंट्रियों में भी, उनको वहीं समाप्त कर देना चाहिए। उनके आने का इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि वो हमारे कंट्री में आएंगे और हमारे यहाँ आतंक फैलाएंगे, तब हम उनके खिलाफ कोई एक्शन लेंगे। ये एक अच्छा कदम है, वो सिद्ध कर दिया है भारत के बाद फ्रांस ने भी। मुझे लगता है आप सबको ये पसंद आएगा कि ऐसा संसार में कहीं कुछ चल रहा है। थैंक यू वेरी मच। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है।